हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने हमारे डेटा सेट को कोलैब के साथ ओपन किया था, गूगल कोलैब के साथ। एंड हमने जो बेसिक ईडीए था वो परफॉर्म किया था। अब उसके आगे हम करेंगे। अब हम एल्गोरिथम को सिलेक्ट करेंगे। पहले मैं आपको मल्टीपल एल्गोरिथम के थ्रू चेक करके बताऊंगा कि किस में कितना ज़्यादा एक्यूरेसी आ रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम एल्गोरिथम को सिलेक्ट करेंगे। वैसे तो मैं रैंडम फॉरेस्ट का यूज़ करने वाला हूँ, उसी में सबसे ज़्यादा अच्छा एक्यूरेसी आ रहा था। बट मैं आपको फिर भी करके दिखाऊंगा कि अगर आप अलग अलग एल्गोरिथम यूज़ करते हैं तो कैसे आप मल्टीपल एल्गोरिथम को एक साथ यूज़ कर सकते हैं एंड ट्रेन कर सकते हैं, मॉडल तैयार कर सकते हैं, फिर एक्यूरेसी को चेक कर सकते हैं। ओके। तो अगर आप गूगल कोलैब को फिर से ओपन करेंगे, जैसे आधा काम आपने कर लिया था उस दिन, अब हम उसके आगे करेंगे। तो जस्ट आपको क्या करना है, उसी अकाउंट से कोलैब को ओपन करना है। आपके जो भी अकाउंट्स गूगल अकाउंट पे आप काम कर रहे हो, उसी अकाउंट से आपको गूगल कोलैब को ओपन करना है और यहाँ पे आपको सामने डिस्प्ले हो जाएगा जो आपने रिसेंट में किया होगा। जैसे हमने जो बनाया था उसका नाम था क्रॉप रिकमेंडेशन वाई। तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड आप देखोगे जितना काम हमने पिछले वीडियो लेक्चर में किया था वो सारा कोड हमें यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये सारा कोड हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। एंड अब आपको क्या करना है, अब सबसे पहले आप यहाँ पे एक बार कनेक्ट कर लेना। ठीक है, ये कनेक्ट का ऑप्शन दिया है, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ये कनेक्ट हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करोगे, ये जो सेल्स हैं, ये जो अलग अलग सेल में आपने कोडिंग लिखा हुआ है, उसमें आप सभी को रन कर दोगे। एक एक करके भी कर सकते हो, या फिर सबको रन एक साथ करना हो तो रन ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सारे जो हैं एग्जीक्यूट हो जाएंगे एक साथ। तो ये राइट का सिंबल यहाँ पे आपको दिखेगा, मतलब ये सारे जो हैं दोबारा से एग्जीक्यूट हो गए। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बेसिक जो ईडीए होता है हमारे डेटा सेट को लोड करना, उसको डेटा फ्रेम के फॉर्म में डिस्प्ले करना, कितनी रोस हैं कितने कॉलम्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली थी। हमने डेटा को भी देखा था एंड उसके बाद हमने नल वैल्यू को चेक किया था, कोई नल वैल्यू नहीं था। अगर नल वैल्यू होता तो हम क्या करते, उसमें उसको फिल करते या फिर क्लीन करते। एंड उसके बाद हमने चेक किया था डेटा टाइप्स को, और जैसा हमें चाहिए होता है, जो हमारे इनपुट कॉलम्स होते हैं उनको हमें न्यूमरिक चाहिए होते हैं तो वो न्यूमरिक में थे, और जो हमारा आउटपुट कॉलम होता है लेबल कॉलम, उसको हमें ऑब्जेक्ट में हमें चाहिए होता है तो वो ऑब्जेक्ट में था। और यहाँ पे हमारा डुप्लीकेटेड कोई डेटा नहीं था, तो हमने देखा था हमारा डेटा जो है पूरी तरीके से क्लीन था। ठीक है, हमने ये यूनिक वैल्यूज़ को चेक किया था, उसके बाद हमने डिस्क्राइब से सारी डिटेल को देखा था, और हमने देखा था कि हमारा जो डेटा है उसमें कुछ वैल्यूज़ का जो रेंज है वो काफ़ी कम है, जैसे पीएच काफ़ी कम रेंज के अंदर है, और बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो 2 डिजिट में हैं, कोई 3 डिजिट में भी है ना। जैसे रेनफॉल को देखें तो वो काफ़ी बड़े, उसका स्केल काफ़ी बड़ा है, 3 डिजिट्स में आपको दिख रही है वैल्यू, और पीएच की वैल्यू सिंगल डिजिट्स में है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट्स में रहेंगी। तो हमें यहाँ पे स्केलिंग करना पड़ेगा। स्केलिंग करने से क्या होता है कि हम सबको एक एक रेंज के अंदर ले आते हैं, है ना, सारी वैल्यूज एक सिंगल डिजिट में हो जाए। ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ कुछ एल्गोरिथम्स जो होती हैं उसमें अगर हम इस तरीके का डेटा प्रोवाइड करेंगे तो जो बड़ी वैल्यू होगी वो डोमिनेट करेगी। ठीक है, तो हम नहीं चाहते ऐसा हो, तो हमें यहाँ पे कुछ एल्गोरिथम्स के लिए स्केलिंग करना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको करके दिखाऊंगा। हमने देखा था सभी कॉलम्स का जो डेटा था वो कितना था, 100 था। ठीक है, ये सारे क्रॉप्स हैं। ओके, अब हम आगे करते हैं।
तो सबसे पहले मैंने यहाँ कोड पे क्लिक किया, एक नया मेरा सेल आ जाएगा। इसके बाद मुझे करना है, तो यहाँ पे एक बार क्लिक किया, कोड पे क्लिक किया, तो ये नया सेल आ गया। अब देखो, मैं मल्टीपल एल्गोरिथम्स का यूज़ करने वाला हूँ। तो सारी की सारी जो एल्गोरिथम्स हमें मिलेंगी वो कहाँ से मिलेंगी? साइकिट लर्न से मिलेंगी। तो सबको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैंने लिखा फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सेलेक्शन फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल अंडरस्कोर सेलेक्शन इम्पोर्ट ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। तो सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया किसको? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को। कहाँ से? साइकिट लर्न से। एसके लर्न का मतलब होता है साइकिट लर्न। तो ये हमें अलग से यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, कोलैब के अंदर सब कुछ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है। लेकिन जब हम हमारे वेब प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करेंगे, ठीक है, जब हम अपने वेब प्रोजेक्ट जेंगो के अंदर यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें साइकिट लर्न, पांडास, नंपाई ये सब इंस्टॉल करना पड़ेगा। और पहले हम वर्जन्स को चेक भी करेंगे कि कौन से वर्जन यहाँ पे यूज़ हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम इंस्टॉलेशन करेंगे। ठीक है, ट्रेन टेस्ट को स्प्लिट किया, इसका क्या काम होता है? ये क्या करता है, हमारा जो डेटा सेट है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, ट्रेन वाले पार्ट में और टेस्ट वाले पार्ट में। ठीक है, अब ट्रेन वाला पार्ट, टेस्ट वाला पार्ट क्यों डिवाइड करते हैं, उसका रीज़न क्या है? जब हम मॉडल को तैयार करेंगे, हमारा एक मॉडल बनाएंगे, एस्टीमेटर जिसको आप बोलते हो, तो जो मॉडल होता है उसमें हम कुछ पार्ट ट्रेनिंग के लिए देते हैं और कुछ पार्ट पे हम टेस्ट करते हैं उसको कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। जैसे एक स्टूडेंट होता है ना, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट क्या करता है, उसका स्कूल में क्या करता है, वो लर्न करता है, तो उसका सिलेबस होता है, बुक्स होती हैं, तो वो क्या है, उसकी ट्रेनिंग है ना। उसका जो बुक्स हैं, उसका जो सिलेबस है, जो स्कूल में उसने सीखा, तो वो क्या है, उसका ट्रेन वाला पार्ट है। लेकिन जब एग्ज़ाम देगा तो उसको नहीं पता कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, उसके जो क्वेश्चंस होंगे कुछ अलग से आ सकते हैं, है ना, अलग तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो होता है उसका टेस्ट वाला पार्ट। तो जब ये दोनों चीज़ें स्टूडेंट कर लेता है, ट्रेन भी हो जाता है और टेस्ट भी परफॉर्म कर लेता है, तब वो एक परफेक्ट, हम बोल सकते हैं कि वो स्टूडेंट जो है पास हो गया। हम चेक करते हैं कि टेस्ट में उसने जो लिखा और जो ट्रेनिंग में उसने सीखा था, तो जो टेस्ट दिया तो हम देखेंगे क्या उसने जो आंसर्स दिए हैं वो सही दिए हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको नंबर मिलेंगे। तो उसी तरह हम मॉडल बनाते हैं, सेम कंसेप्ट वही है ना। 80% पार्ट हम ट्रेनिंग में देते हैं और 20% पास पार्ट हम जो डेटा सेट का पार्ट है वो टेस्टिंग में रखते हैं। ठीक है, और अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग इंपोर्ट स्टैंडर्ड स्केलर। तो जैसा कि मैंने कहा, मुझे स्केलिंग करना पड़ेगा क्योंकि पीएच का वैल्यू बाकी कॉलम का वैल्यू काफ़ी कम रेंज में है और रेनफॉल हमारा बड़े रेंज में है। तो उनको हमें स्टैंडर्डाइज करके कंप्रेस करना पड़ेगा और सबको एक आसपास की वैल्यू उसमें लाना पड़ेगा। ठीक है, इस स्टैंडर्ड स्केलर में हम क्या कर देते हैं, हर एक कॉलम का जो मीन होता है उसको ज़ीरो कर देते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन को 1 कर देते हैं, है ना। ये इंटरनली अपने आप होगा, मैं आपको करके दिखाऊंगा। हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं, फिट होता है और ट्रांसफॉर्म होता है, उसको हम यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमने इंपोर्ट कर लिया फ्रॉम sklearn डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट एक्यूरेसी स्कोर। ये भी एक फंक्शन है, एक्यूरेसी स्कोर। इससे क्या होगा, इससे आप अपने मॉडल की एक्यूरेसी चेक करोगे। ठीक है, आपने जो मॉडल बनाया है, तो मॉडल को आप पहले
ट्रेन वाले पार्ट से, जैसे मैंने ऊपर बताया कि दो पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे, ट्रेन पार्ट और टेस्ट पार्ट। तो ट्रेन वाले पार्ट से आप क्या करोगे, मॉडल को बनाओगे, एंड टेस्ट वाले पार्ट पे आप उसको टेस्ट करोगे। फिर जितना अच्छा स्कोर हुआ होगा वो आपकी एक्यूरेसी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब हम डिफरेंट मॉडल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इंपोर्ट किया फ्रॉम sklearn डॉट ट्री, फ्रॉम sklearn डॉट ट्री इम्पोर्ट डिसीजन ट्री। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा डिसीजन ट्री क्लासीफायर को। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जो हमारा डेटा है उसको देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा जो डेटा है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो किस टाइप की प्रॉब्लम है, वो एक क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। देखो, अलग अलग डेटा को देख के आपको समझ में आता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखोगे जो आपका आउटपुट कॉलम है उसमें क्या है, सारे के सारे क्रॉप्स के नाम है, अलग अलग कैटेगरीज हैं, राइस है, कॉफ़ी है, वीट है, लेंटिल्स है। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन है ना। वैल्यूज़ मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, यही कैटेगरीज आएंगी, आउटपुट यही रहेगा आपका, या तो राइस रहेगा या कॉफ़ी रहेगा या जो भी अलग अलग क्रॉप्स थे वो रहेंगे। बट कभी कभी हमारा जो आउटपुट होता है वो नंबर्स के फॉर्म में होता है, कंटिन्यूअस। जैसे रेनफॉल है ना, हमें मान लो रेनफॉल प्रिडिक्ट करना है, तो रेनफॉल कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, नंबर्स के फॉर्म में होगा। तो वो क्या है, रिग्रेशन प्रॉब्लम होती है। अभी हमारी जो प्रॉब्लम है वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए जो भी एल्गोरिथम्स हम यूज़ करेंगे वो क्लासिफिकेशन वाली यूज़ करेंगे। तो क्लासिफिकेशन आपको समझ में आया होगा। जैसे मान लो आपकी प्रॉब्लम है, ईमेल आपको चेक करना है कि स्पाम है या नहीं है। ठीक है, या तो स्पाम है या तो नॉट स्पाम है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रॉब्लम हो गई, ये आपकी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो गई। जैसे न्यूज़ है, तो न्यूज़ या तो फेक न्यूज़ है या तो फिर रियल न्यूज़ है, मतलब ट्रू है। तो ये सब क्या हो गए, क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स हो गए। या तो फिर आपका कोई डिसीज़ वाला प्रॉब्लम है, जैसे हार्ट डिसीज़ प्रिडिक्शन करना है, तो या तो हार्ट डिसीज़ होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपकी कैटेगरीज हैं, यस नो, फेक रियल, स्पाम नॉट स्पाम। इसी तरह अभी हमारे पास मल्टीपल क्रॉप्स हैं, या तो राइस होगा या तो वीट होगा या तो किडनी बीन्स होगा, है ना। इस तरीके से अलग अलग आपके क्या हैं, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, ये सब क्रॉप्स के नाम हैं। तो ये सब भी हमारी कैटेगरीज हैं। बट अगर नंबर के फॉर्म में हो, जैसे हाउस का प्राइस प्रिडिक्शन, तो अलग अलग प्राइस रहेगा, वो कंटिन्यूअस उसमें सेम नहीं रहेगा। ठीक है, या फिर आपका हो गया रेनफॉल वाला एग्जाम्पल हो गया, या स्टॉक प्राइस प्रिडिक्शन हो गया। ठीक है, तो वो सब आते हैं रिग्रेशन के अंदर। बट अभी हमारा जो प्रॉब्लम है, हमें क्रॉप को प्रिडिक्ट करना है, तो वो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। और वो उसके लिए हम जो एल्गोरिथम्स यूज़ करेंगे वो हमारे क्लासिफिकेशन के लिए जो एल्गोरिथम होते हैं वो हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इंपोर्ट कर लिया डिसीजन ट्री क्लासीफायर को। डिसीजन ट्री क्लासीफायर में क्या होता है, एक सिंगल ट्री होता है ना। सिंगल ट्री बेस्ड ये एल्गोरिथम होता है, जिसमें इफ एल्स वाला टाइप का लॉजिक आपका इंटरनली होता है। एंड नेक्स्ट मैं इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम, नेक्स्ट हम रैंडम फॉरेस्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम sklearn डॉट ensemble, फ्रॉम sklearn डॉट ensemble import random forest classifier। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने इंपोर्ट कर लिया रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को। अब ये क्या होता है कि एनसेम्बल टेक्निक होती है ना। एनसेम्बल में क्या होता है कि मल्टीपल मॉडल से मिलके ये बनता है। ठीक है, तो ये जो है मल्टीपल डिसीजन ट्री से मिलके बनता है।
तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। जैसे डिसीजन ट्री अपने आप में क्या है, एक सिंगल ट्री है ना, ये एक मॉडल तैयार होगा इसका। बट रैंडम फॉरेस्ट में मल्टीपल डिसीजन ट्री इंक्लूड रहेंगे, वो हम बताएंगे कि कितने डिसीजन ट्री यूज़ करना है। तो इसमें मल्टीपल मॉडल्स इसके अंदर इंटरनली बनेंगे, तो ये ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा रोबस्ट होता है। इसका आउटपुट आप देखोगे थोड़ा सा हमेशा मैक्सिमम रहेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, तो एनसेम्बल में क्या होता है, जिसमें मल्टीपल मॉडल्स यूज़ हुए हों। ठीक है, तो ये मल्टीपल डिसीजन ट्री से मिलके बना हुआ है। एंड नेक्स्ट हम यूज़ कर लेते हैं फ्रॉम एस्केलर्न। तो ये सारे एल्गोरिथम्स जो हैं साइकिट लर्न मतलब एस्केलर्न के अंदर है। फ्रॉम एस्केलर्न डॉट नेबर्स, फ्रॉम एस्केलर्न डॉट नेबर्स इम्पोर्ट के नियरेस्ट नेबर्स, के नियर के नेबर्स क्लासीफायर। तो हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया के नेबर्स क्लासीफायर को। ये जो एल्गोरिथम होती है वो डिस्टेंस बेस्ड होती है। जो ट्री बेस्ड होती है, जैसे ऊपर वाली दोनों एल्गोरिथम ट्री बेस्ड हैं, डिसीजन ट्री सिंगल ट्री होता है, रैंडम फॉरेस्ट में क्या होगा, मल्टीपल डिसीजन ट्री यूज होते हैं। तो जो भी ट्री बेस्ड एल्गोरिथम्स हैं उसमें हमें स्केलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो डिस्टेंस बेस्ड होता है, जैसे के नेबर से, या फिर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ करेंगे और एसवीएम को यूज़ करेंगे, इन सब में हमें स्केलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो के नियरेस्ट नेबर को हमने इंपोर्ट किया, इसमें हमें स्केलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट में इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम sklearn, फ्रॉम sklearn डॉट लीनियर अंडरस्कोर मॉडल। यहाँ से मैंने इंपोर्ट कर लिया किसको, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, अब इसके नाम में रिग्रेशन दिया हुआ है, बट ये भी जो है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। ठीक है, रिग्रेशन वाली टेक्निक को यूज़ करके ये क्लासिफिकेशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज़ किया, स्केलिंग इसमें भी हेल्पफुल होता है। के नियरेस्ट क्लासीफायर में स्केलिंग काफ़ी ज़रूरी है। नेक्स्ट अगर मैं देखूँ, नेक्स्ट हम यूज़ कर लेंगे एसवीएम को यूज़ कर लेंगे, फ्रॉम sklearn डॉट एसवीएम। एसवीएम का फुल फॉर्म होता है सपोर्ट वेक्टर मशीन। यहाँ से हमने इंपोर्ट कर लिया सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर को। इसमें भी स्केलिंग काफ़ी ज़रूरी है। तो ये सब तो हमने इंपोर्ट स्टेटमेंट लिख दिया। तो टोटल मैंने यहाँ पे कितनी एल्गोरिथम्स को यूज़ किया, 1 2 3 4 5 एल्गोरिथम्स को। इसको मैं रन करता हूँ। ठीक है, कोई यहाँ पे तो अभी आउटपुट नहीं आया, कोई इधर भी नहीं आई। ओके, क्योंकि अभी हमने केवल इंपोर्ट स्टेटमेंट्स दिए हैं और सिंटेक्स में कोई ऊपर प्रॉब्लम नहीं होगी, तो कोई इधर भी हमें डिस्प्ले नहीं हुई। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है हमारे डेटा सेट में, जैसे हम एक बार प्रिंट करवाते हैं df डॉट हेड। ठीक है, मुझे बार बार ऊपर चेक करना पड़ रहा था, इसीलिए मैंने फिर से एक बार प्रिंट करवा दिया। 3 रोज़ को मैंने प्रिंट करवाया। तो यहाँ पे देखो, ये जो एन पी के टेम्परेचर पी एच रेनफॉल, ये मेरे क्या है, इनपुट कॉलम्स हैं, और लेबल हमारा आउटपुट कॉलम्स है। तो आपको इनपुट कॉलम्स में कौन कौन से कॉलम्स को लेना है और आउटपुट में आपको कौन कौन से कॉलम्स लगेंगे, तो वो आप सिलेक्ट करोगे। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बना लेते हैं x नाम का, और यहाँ पे मैंने लिखा df, ये जो हमारा डेटा फ्रेम था df, जिसके अंदर हमारा सारा डेटा सेट हमने लोड करके df के अंदर लेके आ गए थे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इन सबको सिंगल कोड में मुझे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि जो जो मेरे इनपुट कॉलम्स हैं उनको मैंने अलग x नाम के वेरिएबल में रख लिया। बाकी जो मेरा आउटपुट कॉलम होगा उसको मैं एक y नाम के वेरिएबल में
रख लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान से आपको डबल ब्रैकेट लगाना है, क्योंकि हम जो मॉडल बनाएंगे तो मॉडल बनाते समय हमें जो इनपुट कॉलम्स होते हैं वो हमेशा 2 डायमेंशनल में देना पड़ता है। इसको हम क्या बोलते हैं, डेटा फ्रेम बोलते हैं। तो हमेशा याद रखना, जो इनपुट कॉलम्स रहेंगे उसको आप 2 डायमेंशनल में प्रोवाइड करोगे जब आप मॉडल को ट्रेन करोगे। तो यहाँ पे मैंने बता दिया कि ये सब मेरे जो हैं इनपुट कॉलम्स होने वाले हैं, और मेरा आउटपुट कॉलम कौन सा रहेगा वो भी मैंने अलग से बता दिया। ये इसको मैंने रन किया, और एक मैंने y नाम का वेरिएबल बना लिया जिसमें मैंने आउटपुट कॉलम को रख लिया। मुझे पता है मेरा आउटपुट कॉलम कौन सा है, लेबल, जो क्रॉप मुझे प्रिडिक्ट करना है। ये सारी चीज़ें मैं इनपुट में दूंगा तो मुझे क्रॉप का नाम एज आउटपुट मिलेगा। तो जो मेरा टारगेट कॉलम है ना, लेबल जो आप देख रहे हो उसको टारगेट कॉलम भी बोलते हो, आउटपुट भी बोलते हो। ठीक है, df, और यहाँ पे मैंने लिखा लेबल। इसको भी रन कर दिया, तो जो लेबल वाला कॉलम है वो मेरा y में आ गया। नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या करूँगा, हमारे डेटा सेट को डिवाइड करूँगा। तो उसके लिए मैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को यूज़ करूँगा। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट को यूज़ किया, एंड इसके अंदर हम क्या प्रोवाइड करेंगे, ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। हमारा जो डेटा है, इनपुट कॉलम्स और आउटपुट कॉलम्स। आउटपुट कॉलम जो हमारा लेबल वाला कॉलम है वो, एंड इनपुट कॉलम्स नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे दे दी। एंड उसके अलावा हम बताएंगे कि हमें जो हमारे डेटा को स्प्लिट करना है तो उसमें कितना डेटा हम चाहते हैं कि ट्रेनिंग में लगे और कितना डेटा हमारा टेस्टिंग में यूज़ हो। तो यहाँ पे बताएंगे टेस्ट साइज मैंने बता दिया 0.2, और जनरली यही रखते हैं। टेस्ट का साइज आपने दे दिया 0.2, मतलब 20% डेटा। जैसे हमारे टोटल कॉलम्स कितने थे, 2200, तो उसमें से 20% डेटा जो है यूज़ होगा टेस्टिंग के लिए, बाकी कितना बचा 80, तो 80 यूज़ होगा ट्रेनिंग के लिए। ओके, तो हमने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया। और उसके बाद आप बताओगे रैंडम स्टेट। रैंडम स्टेट में आप कोई भी नंबर दे सकते हो, बट एक जनरल, मतलब चला हुआ आ रहा है, एक पॉपुलर नंबर यूज़ किया जाता है 42, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 42 ही लिखना है, बट सब लोग 42 लिखते हैं, तो 42 का ही ट्रेंड चला हुआ आ रहा है। तो रैंडम स्टेट में हम 42 लिखते हैं। जैसे आपने प्रोग्रामिंग में देखा होगा, लूप के साथ हम आई का यूज़ करते हैं, आई नाम के वेरिएबल का, हालांकि नाम कुछ भी रख सकते हैं। तो वो एक ट्रेंड है, लूप में आई वेरिएबल यूज़ करते हैं या जे वेरिएबल यूज़ करते हैं। इसी तरह रैंडम स्टेट में जो नंबर यूज़ करते हैं 42 यूज़ करते हैं। अब रैंडम स्टेट का मतलब क्या है, जैसे कि हमारा जो डेटा फ्रेम है, मैं आपको एक बार फिर से दिखाऊं। यहाँ पे मैंने एक और नया, ठीक है, आप देखोगे हमारे पास 2200 रोस हैं। तो इनको जो है डिवाइड किया जाएगा, रैंडमली डिवाइड किया जाएगा। इसमें से 20% पार्ट हमारा टेस्टिंग वाले में चले जाएगा, और 80% पार्ट हमारा ट्रेनिंग में चले जाएगा। लेकिन हर बार जब डिवाइड होगा तो वो अलग अलग तरीके से डिवाइड हो सकता है ना। तो हर बार जब डिवाइड होगा तो अलग अलग तरीके से डिवाइड हो सकता है, तो हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं एक बार जिस तरीके से डिवाइड हुआ ट्रेन टेस्ट पार्ट में, जो एक बार स्प्लिट हुआ उसी तरीके से हर बार स्प्लिट हो, ताकि जब मैं दोबारा इसको रन करूं तो मेरी एक्यूरेसी में कोई फ़र्क ना आए। ठीक है, तो उसके लिए आप रैंडम स्टेट 42 बताते हो, मतलब जितनी बार भी आप रन करो इस कॉलम को तो हर बार हमें सेम आउटपुट मिले, इसीलिए आप रैंडम स्टेट 42 यूज़ कर लेते हो, हर बार सेम तरीके से डिवाइड हो।
एंड नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे इसके अंदर स्ट्रेटिफाई। स्ट्रेटिफाई के अंदर मैंने लिखा वाई। अब स्ट्रेटिफाई वाई का मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा हमारे सभी जो क्रॉप्स थे, मैंने आपको ऊपर दिखाया भी था, हमारे सभी जो क्रॉप्स हैं उनका जो साइज था वो 100 था। मतलब सभी के 100 रिकॉर्ड्स थे। टोटल 22 क्रॉप्स थे आई थिंक। तो सभी के रिकॉर्ड्स 100 थे। बट कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे बाकी सब तो 100 हैं या 80 हैं, लेकिन कोई एक, मान लो एक या दो जो भी हैं, काफ़ी कम है। जैसे मैंगो है, मान लो मैंगो ओनली हमारे पास 20 रिकॉर्ड्स हैं मैंगो के। तो उस समय जब हमारा ट्रेन टेस्ट पार्ट में स्प्लिट होगा, तो ऐसा ना हो कि, क्योंकि वो रैंडमली होता है, तो रैंडमली होता है तो ऐसा ना हो कि 20 में से मान लो सारा का सारा डेटा टेस्ट में चले गया, या मोस्ट ऑफ द डेटा टेस्ट में चले गया, है ना। 20 रिकॉर्ड्स थे तो उसमें से 20 पूरा चले गया या 18 चले गया, तो सब कुछ अगर टेस्ट में चले जाएगा तो ट्रेनिंग में तो कुछ जाएगा ही नहीं। तो वो वाला जो हमारा क्रॉप है वो सही से प्रिडिक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो हम चाहते हैं कि बैलेंस बना रहे। अगर किसी क्रॉप के जो रिकॉर्ड्स हैं, जैसे मैंगो है वो काफ़ी कम है, 20 है, उसके केवल 20 रिकॉर्ड्स हैं, तो फिर भी हम चाहते हैं वो बैलेंस तरीके से स्प्लिट हो, टेस्टिंग में और ट्रेनिंग में उस हिसाब से वो जाए। ऐसा ना हो कि सब कुछ टेस्टिंग में चले जाए, है ना। ट्रेनिंग में भी जाना उसका ज़रूरी है। तो उस चीज़ को ये ध्यान रखता है स्ट्रेटिफाई इक्वल टू वाई। ये क्या करेगा, बैलेंस बना के उस तरीके से स्प्लिट करेगा हमारे डेटा सेट को, जो कि रैंडमली स्प्लिट होता है। तो उसका ध्यान कौन रखेगा, स्ट्रेटिफाई वाई उसका ध्यान रखेगा कि प्रॉपरली वो, अ, अगर डेटा कम भी है किसी कॉलम का तो वो कुछ पार्ट उसका ट्रेनिंग में जाना ज़रूरी है, और कुछ थोड़ा सा पार्ट टेस्टिंग में भी जाना चाहिए। ओके। अब ये सब तो हमने प्रोवाइड कर दिया। अब ये क्या करता है, स्प्लिट करता है, स्प्लिट करके हमें रिटर्न करता है, मतलब हमारे डेटा को ये एक्स ट्रेन और टेस्ट पार्ट में स्प्लिट करता है। तो उसको हमें ये रिटर्न करता है, उसको हम रिसीव भी कर सकते हैं। तो हम रिसीव करके प्रिंट करवा के देख लेंगे कि कितने पार्ट को इसने ट्रेन में डिवाइड किया और कितने पार्ट को उसने टेस्ट में डिवाइड किया। तो मैंने यहाँ पे कर दिया x_ट्रेन और x_टेस्ट, और उसके बाद y_ट्रेन और y_टेस्ट। ठीक है, तो ये चार चीज़ें इसने हमें रिटर्न की। अब इसने क्या है, x और y दोनों को डिवाइड किया है। मतलब देखो, ये हमारा इनपुट कॉलम्स हैं और लेबल क्या है, y है ना। ये एन पी के ये सब जो न्यूमरिक वैल्यूज़ देख रहे हो, ये हमारा x है, और जो लेबल है वो y है। तो इन दोनों को ये डिवाइड करेगा, है ना। तो x का ट्रेन वाला पार्ट, y का ट्रेन वाला पार्ट, फिर x का टेस्ट वाला पार्ट और y का टेस्ट वाला पार्ट। ठीक है, इस तरीके से ये डिवाइड होगा। आप चाहो तो इनको प्रिंट भी करके देख सकते हो। जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो उसको आप प्रिंट करवा के देख लो। तो जैसे मैंने इसको प्रिंट करवाया x_ट्रेन को। अब इसको ये मिल नहीं रहा क्योंकि इसको मुझे दोबारा से रन करना पड़ेगा, स्प्लिट हो गया। अब मैं रन करूँगा तो ये आपको दिख रहा है, इसने इतना पार्ट, देखो हमारे पास शुरू में क्या था, 2200 रोज थे। तो जब इसने स्प्लिट किया, डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे देख लो लेबल आपको नहीं दिख रहा है, वाई नहीं दिख रहा है, ओनली एक्स वाले जो कॉलम्स थे, न्यूमरिक कॉलम्स थे, वही आपको दिख रहे हैं, इनपुट कॉलम्स। और उसमें कितनी रोज दिख रही हैं, 1760। मतलब बाकी का जो डेटा है वो टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाएगा, है ना। वो टेस्ट के अंदर आ गया होगा। आप टेस्ट वाले पार्ट को देख सकते हो। और ये रैंडमली होता है, ऐसा नहीं है कि 1 से चालू हो रहा है, देखो कहीं से भी आ रहा है। और ये हमेशा सेम रहे, सेम स्प्लिट हो, उसके लिए आपने लगाया है रैंडम स्टेट 42। अदरवाइज आप अगर इसको यूज़ नहीं करोगे, जैसे अभी मैं इसको फिर से रन करूँगा, यहाँ पे ही मैंने फिर से रन किया तो सेम आउटपुट आ रहा है। ये 1607 से स्टार्ट हो रहा है। बट अगर मैं इसको चेंज करके देखता हूँ तो कुछ फ़र्क पड़ता है क्या।
तो अब आप देखो, अब ये हर बार एक अलग तरीके से स्प्लिट हो रहा है, ठीक है। बट अगर आप चाहते हो हमेशा सेम रहे, तो आप क्या यूज़ करोगे, रैंडम स्टेट 42 का यूज़ करोगे। तो जब भी वो डिवाइड होगा तो सेम तरीके से डिवाइड होगा, ठीक है। ओके, इसी तरीके से आप एक्स टेस्ट को प्रिंट करवा सकते हो, फिर आप वाई ट्रेन को प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, ये मैं आपके समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 440 रोज हम टेस्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, और 1760 हम ट्रेन के लिए यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली आप वाई ट्रेन और वाई टेस्ट को प्रिंट करवा के देख सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको केवल आउटपुट कॉलम लेबल मिल रहा है। तो इसमें भी इसने 1760 रोज को ट्रेन के लिए यूज़ किया, बाकी को 440 जो है वो टेस्ट के लिए रहेगा, ठीक है। अब आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये हमने स्प्लिट तो कर लिया। अब नेक्स्ट मैंने आपको क्या बोला था, मुझे स्केलिंग करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट हम स्केलिंग करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टैंडर्ड स्केलर को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, जो कि हमने ऊपर इंपोर्ट किया था। तो स्टैंडर्ड स्केलर का हमने बना लिया एक ऑब्जेक्ट, नाम दे दिया स्केलर। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर स्केल स्केल्ड। उसके बाद हमने ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था स्केलर, उसके थ्रू हमने कॉल कर दिया किसको, फिट अंडरस्कोर ट्रांसफॉर्म को। अब ये फिट और ट्रांसफॉर्म, ये दो अलग अलग फंक्शन है ना। ये हालांकि एक ही है, लेकिन काम ये दोनों का काम करेगा, फिट भी करेगा, ट्रांसफॉर्म भी करेगा। अब फिट क्या होता है, ट्रांसफॉर्म क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। और जो आप स्केलिंग करते हो, तो वो आप केवल किस पे करोगे, ट्रेन वाले पार्ट पे करोगे, ठीक है। टेस्ट वाले पार्ट पे, मतलब स्केलिंग जो आप करोगे, मतलब क्या बोलते हैं, फिट जो करोगे, फिट आप जो करोगे वो केवल ट्रेन वाले पार्ट पे करोगे, है ना। स्केलिंग तो दोनों पे करेंगे, बट जो फिट है वो केवल ट्रेन वाले पार्ट पे करेंगे। टेस्ट वाले पार्ट पे हम फिट नहीं करेंगे। फिट से क्या होता है कि फिट से क्या होता है, हमारा जो मॉडल हम आगे बनाएंगे, तो अगर हमने फिट कर दिया एक्स अंडरस्कोर ट्रेन में, तो हमारे मॉडल को वो डेटा दिख जाएगा, जबकि हमें जो टेस्ट वाला डेटा है उसको छुपा के रखना है ना। जैसे आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपको नहीं बताए जाते, जैसे आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, तो टेस्ट वाला पार्ट हमेशा आपसे छुपा के रखा जाता है। वो आपको एग्ज़ाम वाले दिन ही आपके पास जब क्वेश्चन पेपर आता है तभी आपको पता चलता है। तो ये हमसे छुपा के रखा जाता है। तो फिट के थ्रू क्या होता है, फिट से हम अपने जो डेटा होता है, तो उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, उसको वो डेटा दिख जाता है। तो वो डेटा नहीं दिखना चाहिए हमारा टेस्ट वाला, केवल ट्रेन वाला दिखना चाहिए। तो इसीलिए हमने केवल एक्स अंडरस्कोर ट्रेन पे क्या लगाया है, फिट लगाया है। फिट एक्चुअली करता क्या है, फिट क्या करेगा, हर एक कॉलम में आपके मीन वैल्यू को फाइंड करेगा, है ना। मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करेगा, ये काम होता है फिट का। तो हर कॉलम का मीन फाइंड करना, स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड करना, ये काम है इस वाले फिट का जो स्केलर के साथ हमें मिलता है। फिर हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ट्रांसफॉर्म हम कैसे करते हैं, उसके लिए इंटरनली एक फॉर्मूला यूज़ होता है। हर एक कॉलम की वैल्यू, जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, मान लो z इक्वल टू है, वैसे यहाँ पे हमारे पास सिंबल्स वाले हैं नहीं, तो मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, x माइनस मीन। और हर एक कॉलम का जो मीन वैल्यू रहेगा, एवरेज वैल्यू रहेगा,
उससे हम क्या करेंगे, कॉल एक्स क्या है आपका, कॉलम की वैल्यू है ना। जैसे ये कॉलम की वैल्यू है 13, 23, है ना, तो ये 13 है। तो इसको मैं जब स्केल करूँगा तो क्या होगा, 13 माइनस जो मीन वैल्यू होगी उस कॉलम की, उससे वो माइनस होगा, फिर डिवाइड होगा स्टैंडर्ड डिविएशन से, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ STD मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन से। तो इस तरीके से हर एक कॉलम की, हर एक सेल की वैल्यू कैलकुलेट होगी। तो वो कैलकुलेशन किससे होगा, ट्रांसफॉर्म से होगा। तो फिट क्या करेगा, मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन को फाइंड करेगा हर एक कॉलम में जाके, और ट्रांसफॉर्म क्या करेगा, वो अप्लाई करेगा हर एक कॉलम की हर एक वैल्यू में। तो सभी जो है हमारे, सभी वैल्यूज हमारी स्केल हो जाएंगी, और वो सबका जो फिर फाइनली जो मीन होगा वो हो जाएगा आपका 0, और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 हो जाएगा। तो उसी को हम स्केलिंग बोलते हैं। तो देखो, वैसे तो हमें ट्रेन और टेस्ट दोनों को स्केल करना है, बट ट्रांसफॉर्म तो हम दोनों को करेंगे, लेकिन फिट हम केवल ट्रेन वाले पे लगाएंगे, है ना। ऐसा इसीलिए करेंगे क्योंकि फिट करेंगे तो जो डेटा है वो दिख जाएगा हमारे मॉडल को, तो वो हमें छुपा के रखना है। तो जब हम टेस्ट वाले पार्ट को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वहाँ पे हम फिट नहीं करेंगे, केवल क्या लगाएंगे, ट्रांसफॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो ये भी हमारा स्केल होके आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने लिखा एक्स टेस्ट स्केल्ड। अब यहाँ पे जब हम ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तो यहाँ पे मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टेस्ट वाले पार्ट में जो ऊपर ट्रेन वाले पार्ट में हमें मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन मिला था, वही स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन को यूज़ करके हम इसमें भी ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर देंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा स्केलिंग भी हो जाएगा और हमारा डेटा रिवील भी नहीं होगा। ठीक है, ये आप कुछ इस तरीके से समझो, जैसे एक स्कूल है, स्कूल में मान लो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, तो हमने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। जैसे ट्रेन वाला हमारा पार्ट है, तो सपोज़ हमें सबकी यूनिफॉर्म बनाना है सभी स्टूडेंट के लिए। तो ट्रेन वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनको मैंने क्या कर दिया, उनकी यूनिफॉर्म का साइज हमने ले लिया, है ना। और मतलब उनका साइज हमने ले लिया और मेज़रमेंट ले लिया, और उसके अकॉर्डिंग हमने उनको यूनिफॉर्म सिलवा के दे दी। बट टेस्ट वाले पार्ट में हमने क्या किया, उनका हमने मेज़रमेंट नहीं लिया। उनको हमने क्या किया, अ, उनको हमने उस जो मेज़रमेंट हमने ट्रेन वाले स्टूडेंट का लिया था उसी हिसाब से हमने उनकी टेस्ट वाले स्टूडेंट्स की भी यूनिफॉर्म सिलवा दी। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो फिट से क्या होता है, एक्चुअली मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड होता है, और वो अप्लाई करता है ट्रांसफॉर्म के थ्रू। जो मैंने फॉर्मूला बताया था, जो भी हर एक कॉलम का वैल्यू रहेगा उसको हम माइनस करेंगे किससे, मीन से, फिर डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन से। वो इंटरनली होता है, बट कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ओके, अब ये हमने क्या कर दिया, ये हमने स्केल भी कर दिया। स्केल कर दिया तो आप इसको प्रिंट करके भी देख सकते हो, एक्स ट्रेन एक्स टेस्ट। ठीक है, इन दोनों को रिसीव कर लिया। अब मैं इनको प्रिंट करके देख लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक्स ट्रेन को प्रिंट करता हूँ कि स्केल होने के बाद हमारा डेटा कैसे आया है। शुरू में हमारा, आपने देखा एक्स ट्रेन कुछ इस तरीके से आ रहा है, 1760 रोज थी, उसी को हमने स्केल करने के बाद प्रिंट करवाया। तो स्केल करने के बाद प्रिंट तो हो रहा है, बट यहाँ पे ना ये कुछ इस तरीके से प्रिंट होगा, एरे के फॉर्म में ये आ रहा है। बट अगर मुझे इसी तरीके से डेटा फ्रेम के फॉर्म में दिखाना है तो मैं फर्दर इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे कन्वर्ट करूँगा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ, और ये जो हमारा एक्स ट्रेन स्केल्ड था, अभी ये आपको इस तरीके से दिख रहा है। तो आप चाहते हो इस तरीके से डेटा फ्रेम के फॉर्म में दिखे ताकि आपको प्रॉपरली समझ में आए, तो आप पांडास का यूज़ करके इसको कन्वर्ट कर लोगे। तो मैंने यहाँ पे डेटा फ्रेम का यूज़ किया, pd.data फ्रेम, pd.data फ्रेम।
ठीक है, डेटा फ्रेम का यूज़ करके मैंने क्या किया, जो हमारा एक्स ट्रेन स्केल्ड था, जो कि एरे के फॉर्म में आता है स्केल करने के बाद, तो इसको मैंने डेटा फ्रेम के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पी डी डॉट डेटा फ्रेम लिखा, और जिसको मुझे कन्वर्ट करना है वो बता दिया। उसके बाद मैंने बता दिए जो कॉलम्स हैं, कॉलम्स कहाँ से आ जाएं, जो हमारे इस वाले एक्स ट्रेन के अंदर जो हमारे कॉलम्स थे, वही कॉलम्स यहाँ पे यूज़ होने चाहिए। तो अब आप देखोगे, अब ये कन्वर्ट तो हो गया, कन्वर्ट होने के बाद प्रिंट भी करवाना पड़ेगा। तो मैंने इसको यहाँ पे प्रिंट करके देख लिया। ठीक है, तो अब आप देखो सभी की वैल्यूज़, सबकी सबकी वैल्यू एक दूसरे के आसपास है, चाहे वो पीएच हो, चाहे रेनफॉल हो, चाहे टेम्परेचर हो। तो सब देखो, कोई -1 के अंदर है, कोई 2 में है ना, मतलब सिंगल डिजिट वैल्यूज़ आपको दिख रही हैं सभी में। जीरो है या तो -0 है, या तो -2 है, -1 है, या तो +2 है। इस तरीके से आपको वैल्यूज़ दिख रही हैं, है ना। +2 तो नहीं है, -2 दिख रहा था मुझे, है ना। +2 भी है, 3 भी है ना। लेकिन वो टेंस के अंदर ही, मतलब सब वैल्यूज आसपास ही आ रही हैं, तो ये कंप्रेस हो गया हमारा डेटा। इसी को हम स्केलिंग बोलते हैं। अब कोई वैल्यू ऐसी नहीं है कि बहुत बड़ी है फिर कोई छोटी है बहुत ज़्यादा, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। सारी वैल्यूज़ एक दूसरे के आसपास हैं, और ये आपको नंबर ऑफ रोज़ दिख रही हैं। सिमिलरली फिर आप एक्स टेस्ट को प्रिंट करवा के देख सकते हो, वो भी हमारा कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो सेम तरीके से उसको भी आप चेक कर सकते हो। स्केलिंग हो गया। स्केलिंग होने के बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम एक डिक्शनरी बना लेंगे, या फिर हाँ चलो, नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, एक डिक्शनरी बना लेता हूँ मॉडल्स नाम से। एक मैंने डिक्शनरी बना दिया, और डिक्शनरी के अंदर मैंने यहाँ पे सभी एल्गोरिथम का नाम लिख लिया। रैंडम फॉरेस्ट का मैं यूज़ करूँगा। ठीक है, हम यूज़ करेंगे रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर का। और मैंने बताया था ये जो है एक एनसेम्बल टेक्निक है। एनसेम्बल में क्या होता है, मल्टीपल, रैंडम फॉरेस्ट में क्या होता है, मल्टीपल डिसीजन ट्री का यूज़ करते हैं। तो कितने डिसीजन ट्री को यूज़ करना है वो आप यहाँ बताते हो एन एस्टिमेटर के थ्रू। तो यहाँ पे आपने बता दिया, अ, मैंने यहाँ बता दिया कि मुझे 200 डिसीजन ट्री इसमें यूज़ करने हैं। तो जितने ज़्यादा आप यूज़ करोगे, तो उतना आपका जो है अच्छा रिजल्ट आएगा, उतना ज़्यादा स्टेबल आएगा, बट वो स्लो रहेगा। तो आप 100 200 ऐसा ही आपको इनिशियल वैल्यूज़ 100 200 ट्राई करना चाहिए। आप वेरी कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, अभी आप देखोगे एक्यूरेसी क्या आ रही है। तो उसके बाद आप थोड़ा सा चेंज करके देख लेना, 300 करके देख लिया, 500 करके देख लिया। तो कुछ बदलाव अगर आ रहा है, ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी आ रही है, तो उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन 200 के बाद बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है, और 200 आप रखो तो स्पीड भी आपकी अच्छी रहेगी। और उसके अलावा रैंडम स्प्लिट हम बताएंगे, सॉरी रैंडम स्टेट बताएंगे। रैंडम स्टेट वही 42, मतलब हर बार जो है सेम तरीके से स्प्लिट होना चाहिए, जैसा कि मैंने सेम स्प्लिट को ये भी यूज़ करेगा। रैंडम फॉरेस्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एल्गोरिथम रहेगा वो डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री को हम यूज़ करेंगे, और यहाँ पे ही मैंने एल्गोरिथम का नाम लिख दिया, डिसीजन ट्री क्लासीफायर। एंड इसके अंदर ये तो सिंगल ट्री होता है, तो इसमें हमें ये बताने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट हमने क्या दे दिया, रैंडम स्टेट 42 का यूज़ किया। नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे के एन एन, के नेबर्स क्लासीफायर, के एन एन। तो यहाँ पे हमने लिखा के
नेबर्स क्लासीफायर। के नेबर्स क्लासीफायर, इसमें हम रैंडम स्टेट हम नहीं बताते हैं, जस्ट हम इसमें क्या बताएंगे, इसमें हम यूज़ करते हैं एन नेबर्स का, एन नेबर्स। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, सभी को जो बेसिक बेसिक डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं वो आप समझ लो हम यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे एन नेबर्स मैंने बता दिया 5। अब इसका क्या मतलब होता है, के एन एन क्या करता है, ये होता है हमारा डिस्टेंस बेस्ड होता है ना। तो ये क्या करता है, हम नेबर्स को देखता है, सबसे पहले ये नेबर्स को फाइंड करता है, नियरेस्ट नेबर्स को, और उनका आउटपुट देखता है क्या है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रिडिक्ट करता है। तो मैंने इसको 5 रखा है, हमेशा यहाँ पे ओड नंबर यूज़ करोगे आप, है ना, या तो 3 यूज़ करोगे या 5, 7, इस तरीके से ओड नंबर आप यूज़ करोगे। क्योंकि अगर इवन यूज़ करोगे तो क्या होगा, हमारा मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा। कैसे कंफ्यूज होगा, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा है 5, तो मान लो 5 लोग हैं, है ना, 5 लोगों में से 2 लोगों ने बोला कि जो प्रिडिक्शन है वो राइस है, और 3 लोगों ने बोला कि जो प्रिडिक्शन है वो वीट है। तो आप इजीली बता सकते हो कि जो ज़्यादा है उसकी बात मानेंगे। अगर 3 लोग आपको बोलेंगे कि प्रिडिक्शन क्या है, वीट है, 3 लोग बोल रहे हैं वीट है और 2 लोग बोल रहे हैं राइस है, तो आप किसको लोगे, वीट को लोगे, है ना। अगर मैं यहाँ पे इवन नंबर यूज़ करता 4, तो 2 अगर प्रिडिक्ट करके बता रहे हैं जो नियरेस्ट नेबर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि वीट है और 2 बोल रहे हैं राइस है, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। इसीलिए यहाँ पे हमेशा ओड नंबर लिया जाता है। तो हमने यहाँ पे ओड नंबर 5 यूज़ कर लिया, फिर आप चेंज कर सकते हो 7, इस तरीके से 7, 9 इस तरीके से चेंज करके देख सकते हो। अभी मैंने जो डिफ़ॉल्ट होता है वो ले लिया। ओके, के एन एन यूज़ किया, नेक्स्ट में क्या यूज़ करूँगा, है ना। अभी आप एक्यूरेसी देखोगे तो उस समय आप थोड़ा सा चेंज कर करके वैल्यूज़ को एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपकी एक्यूरेसी में चेंजेस आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन को, लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो नेक्स्ट मैंने यूज़ कर लिया लॉजिस्टिक रिग्रेशन को, और यहाँ पे मैंने लिखा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये तो जस्ट आप डिक्शनरी बना रहे हो, तो ये आपका की है, ये आपने की दे दिया, है ना। इतना सब मुझे हालांकि करना ज़रूरी नहीं था, मैं रैंडम फॉरेस्ट करके आपको सिंपली दिखा देता, बट ठीक है, एक बेसिक आइडिया आपको हो जाएगा। लॉजिस्टिक रैंडम फॉरेस्ट वैसे मुझे यूज़ करना था, बट मैं ये सारे भी आपको करके दिखा रहा हूँ, और सब कुछ एक ही बार में हो जाए तो लूप लगा के हम इजीली कर पाएँ, तो इसीलिए मैंने एक मॉडल के अंदर पहले तो इनको रख लिया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देते हैं मैक्स मैक्स इटरेशन, मैक्सिमम इटरेशन। अब इसमें हम मैक्सिमम इटरेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं, मैक्सिमम इटरेशन और रैंडम स्टेट हम इसमें भी यूज़ करते हैं 42। तो मैक्स इटरेशन का मतलब क्या होता है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या करता है, वेट्स को फाइंड करता है, ठीक है, क्या फाइंड करता है, बेस्ट वेट्स को फाइंड करता है, और ये कंटिन्यूअसली फाइंड करता है बेस्ट वेट्स को। बेस्ट वेट्स को मतलब जैसे किसका कितना वेटेज है, जैसे नाइट्रोजन की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो हमारा स्कोर भी बढ़ रहा है, मतलब जो प्रिडिक्शन है वो भी अच्छा प्रिडिक्शन आ रहा है। नाइट्रोजन की वैल्यू ज़्यादा होती है तो अच्छा प्रिडिक्शन होता है, या फॉस्फोरस की वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसका भी इफ़ेक्ट आता है। तो किस चीज़ का कितना इफ़ेक्ट आ रहा है वो फाइंड करने की कोशिश करता है। तो जनरली जो अच्छे वेट्स होते हैं वो 100, 200 में वो फाइंड कर लेता है। आप चेंज कर सकते हो इसको, 100 कर सकते हो, 200 कर सकते हो। और अगर वो वेट, अच्छे वेट जो है नहीं फाइंड कर पाया, तो आपको एक इधर भी आ सकती है ना, आपको एक कन्वर्जेंस वार्निंग आ सकती है, इधर नहीं, एक वार्निंग आ सकती है, मतलब वो वेट्स इतने इटरेशन में नहीं फाइंड कर पाया, तो फिर आप इसको 500, 1000 इस तरीके से चेंज करके देख सकते हो। अभी मैंने डिफ़ॉल्ट्स जो वैल्यूज़ होती हैं उसी के आसपास मैंने वैल्यूज़ को लिया है।
नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगा एस वी एम के अंदर देखो अलग अलग होते हैं, एक पोली होता है, लीनियर होता है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा आर को। ठीक है, मैंने यहाँ पे आर को यूज़ किया। इसको बोलते हैं रेडियल बेसिस फंक्शन, कर्नल। ठीक है, मैंने कर्नल को यूज़ किया और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया SVC, सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, और इसमें जो डिफ़ॉल्ट होता है उसी को हमने रखा। कर्नल, इसमें कर्नल ट्रिक यूज़ होता है। अगर आपने आप थोड़ा सा बेसिक, सॉरी, SVC आप सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, ये सब एल्गोरिथम्स आप अलग से जब स्टडी करोगे ना, तब आपको इन सब की जो इंटरनल डिटेल है वो आपको पता चलेगी। ठीक है, तो अभी मैंने का यूज़ किया है। आप यहाँ पे पोली और लीनियर ट्राई करके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सपोर्ट वेक्टर क्लासीफायर, तो ये सारी हमारी एल्गोरिथम्स रहेंगी 1 2 3 4 5। यहाँ पे एन एस्टिमेटर्स का यूज़ किया, यहाँ पे एन नेबर्स का यूज़ किया, मैक्सिमम इटरेशन, और यहाँ पे कर्नल ठीक है, इतना सब करने के बाद ये हमारा एक डिक्शनरी तैयार हो गया। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इन सब मॉडल को तैयार करना है, इन सब एल्गोरिथम के बेसिस पे मॉडल्स को तैयार करना है। तो इसको मैं रन कर लेता हूँ। कोड पे क्लिक किया और अब सबसे पहले तो मैंने एक यहाँ पे लिस्ट बना लिया। ठीक है, मैं सभी का क्या निकालूंगा, एक्यूरेसी निकालूंगा, और सभी का जो एक्यूरेसी आएगा उसको मैं रिजल्ट्स नाम के लिस्ट के अंदर रखूंगा। तो एक रिजल्ट नाम का मैंने वेरिएबल बना लिया और यहाँ पे मैंने फॉर नेम कॉमा मॉडल इन, यहाँ पे एक फॉर लूप लगा दिया मैंने, मॉडल्स डॉट आइटम्स। अब मॉडल्स जो ऊपर था वो एक डिक्शनरी था। डिक्शनरी से जब आपको डेटा निकालना होता है तो मॉडल्स डॉट आइटम्स लिखते हो तो आपको ये की और वैल्यू दोनों मिलते हैं। तो की जो मिलेगा वो नेम के अंदर रिसीव कर लिया, और जो वैल्यू मिलेगा उसको मैंने मॉडल नाम के वेरिएबल में रिसीव कर लिया। तो लूप कितनी बार चलेगा, जितने डिक्शनरी के अंदर रिकॉर्ड्स हैं उतनी बार लूप चलेगा, और एक एक करके हमारा डेटा नेम और मॉडल के अंदर जाते जाएगा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक लगा दी कंडीशन, इफ़ नेम इन। ठीक है, अब जैसा कि मुझे पता है कुछ एल्गोरिथम्स में हमें स्केलिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि KNN हो गया, के नियरेस्ट नेबर्स में हमें स्केलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। उसके अलावा लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हम स्केलिंग यूज़ करेंगे, और उसके अलावा SVM सपोर्ट वेक्टर मशीन के अंदर भी हम स्केलिंग का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने चेक कर लिया, ये सभी के लिए हमारा काम करेगा, लूप चलेगा। बट हमने चेक कर लिया कि अगर हमारी एल्गोरिथम ये है, KNN है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, SVM है, तो हमें स्केलिंग वाला डेटा देना है मॉडल तैयार करते समय। तो यहाँ पे लिखा मॉडल, मॉडल मतलब KNN मॉडल या लॉजिस्टिक रिग्रेशन या SVM, ये सब एल्गोरिथम्स जो हैं इनको यूज़ किया जा रहा है ना। ये सब मॉडल डॉट आइटम्स लिखने से ये सब जो मॉडल के नाम है ये जाएंगे इसके अंदर, मॉडल के अंदर। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया, अगर हमारी जो एल्गोरिथम्स हैं वो वाली हैं जिनको स्केल्ड डेटा चाहिए होता है, तो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा के चेक कर लिया। अगर ये सारी एल्गोरिथम्स हैं तो हम जब मॉडल तैयार करेंगे फिट के थ्रू, मॉडल डॉट फिट, तो इसके अंदर मैं स्केल्ड वाला डेटा प्रोवाइड करूँगा। तो मैंने लिखा x_train, है ना, ट्रेन वाला जो डेटा देंगे, मैंने आपको बताया था मशीन को ट्रेन करते समय, मशीन को बनाते समय फिट के थ्रू हम मशीन को बनाते हैं। ऐसा आप समझ लो कि स्केल, इस क्या बोलते हैं उसको, आप एस्टिमेटर तैयार कर रहे हो, अपना मॉडल तैयार कर रहे हो, तो
आप यहाँ पे जो है केवल ट्रेनिंग वाला डेटा दोगे, एक्स अंडरस्कोर ट्रेन अंडरस्कोर स्केल्ड। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग वाला डेटा है। जो ट्रेनिंग वाला डेटा आया था उसको मैंने स्केल किया था, फिर ये स्केल करके ये आ गया था हमारा 1760 रोस आ गई थी। तो वही डेटा मैंने यहाँ पे दिया। उसके अलावा जो वाई वाला डेटा था वो भी केवल ट्रेनिंग वाला। ठीक है, तो एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन ये दोनों हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, लेकिन केवल ट्रेनिंग वाला। ठीक है, मॉडल तैयार करते समय, फिट करते समय केवल ट्रेन वाला डेटा देंगे। फिर हमारा जो मॉडल बना है तो वो कितना एक्यूरेट है वो पता करना है। तो हम मॉडल के थ्रू जो नया डेटा है उस पर उसको प्रिडिक्ट करवा के देखेंगे। ठीक है, तो प्रिडिक्ट करवाते समय जब हम मशीन को इवेल्युएट कर रहे हैं कि हमारा जो मॉडल तैयार हुआ है वो कितना सही काम कर रहा है, तो हमने प्रिडिक्ट का यूज़ किया और यहाँ पे हम देंगे हमारे टेस्ट वाला पार्ट, स्केल्ड वाला, क्योंकि ये सारी जो एल्गोरिथम्स हैं स्केलिंग का यूज़ करती हैं, इनको स्केल्ड डेटा चाहिए होता है। तो यहाँ पे हमने अपने मशीन को टेस्ट किया। तो टेस्ट करते समय आप क्या करोगे, वाई वाला पार्ट नहीं दोगे। आप केवल, जैसे आप एग्ज़ाम देते हो तो एग्ज़ाम में तो आपको क्या मिलता है, केवल क्वेश्चंस मिलते हैं, वहाँ पे आपको आंसर्स नहीं मिलते। आंसर्स आप खुद लिख बनाते हो। ठीक है, तो प्रिडिक्ट करते समय आपको केवल क्वेश्चन देने हैं, एक्स वाला पार्ट देना है, इनपुट कॉलम्स। और जब ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग में दोनों चीज़ें होती हैं। जब जब आप स्कूल में पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको क्वेश्चन भी मिलते हैं, आंसर्स भी मिलते हैं, आपको सिखाया भी जाता है, आंसर भी बताया जाता है। बट जब एग्ज़ाम देते हो लास्ट में तो आपको आंसर खुद पता करने होते हैं। तो यहाँ प्रिडिक्ट करते समय हम केवल टेस्ट वाला पार्ट देंगे। फिर प्रिडिक्शन होके जो रिजल्ट आएंगे वो हमने एक वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लिए। और ये तो हमारा इन तीनों एल्गोरिथम के लिए हो गया। और यहाँ पे हम एक एल्स पार्ट यूज़ कर लेंगे। बाकी जो एल्गोरिथम्स हैं, है ना, अगर ये तीन एल्गोरिथम होंगी तो स्केल्ड वाला डेटा यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो एल्गोरिथम्स हैं, जैसे हमारा डिसीजन ट्री है और रैंडम फॉरेस्ट है, तो उसके लिए हम स्केल्ड वाला डेटा नहीं देंगे फिट करवाते समय या प्रिडिक्ट करवाते समय। ठीक है, उसमें हमें स्केलिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको ध्यान देना है, इन तीनों एल्गोरिथम में हमें स्केलिंग ज़रूरत पड़ती है। बाकी जो रैंडम फॉरेस्ट है, डिसीजन ट्री है, जो भी ट्री बेस्ड होते हैं। फॉरेस्ट आप समझ सकते हो, फॉरेस्ट क्या होता है, जिसमें मल्टीपल ट्रीज होते हैं, तो ये डिसीजन ट्री से मिलके ही बनता है आपका रैंडम फॉरेस्ट। और ये भी एक सिंगल ट्री बेस्ड होता है। तो जो ट्री बेस्ड होते हैं उसमें स्केलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट जो आपका डेटा था विथआउट स्केलिंग वाला वो आपने दिया ट्रेनिंग में भी, और यहाँ पे जब आपने टेस्टिंग किया प्रिडिक्ट के थ्रू उसमें भी। अब कितना किसने सही प्रिडिक्ट किया है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, टीचर क्या करता है, आफ्टर एग्ज़ाम चेक करता है कि किसने कितना सही परफॉर्म किया है। तो सही किसने कितना परफॉर्म किया है उसके लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया, एक वेरिएबल बना लिया। और सही गलत चेक करने के लिए हमने यहाँ पे एक्यूरेसी स्कोर का यूज़ किया, जो कि हमने ऊपर इंपोर्ट किया था। तो यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे वाई टेस्ट। ठीक है, देखो प्रिडिक्शन करते समय आपने केवल एक्स टेस्ट का यूज़ किया, मतलब क्वेश्चंस दिए। अब इसने जो आउटपुट दिया वो प्रिडिक्शन के अंदर है, लेकिन जब हम चेक करेंगे कि कितना सही है कितना गलत प्रिडिक्शन किया है, तो हमने यहाँ पे आंसर्स प्रोवाइड कर दिए वाई टेस्ट के अंदर, हमारा आउटपुट कॉलम। और जो हमारे रिजल्ट आए थे यहाँ पे, मॉडल ने जो प्रिडिक्शन किया टेस्ट वाले डेटा पे उसको हमने यहाँ प्रोवाइड कर दिया। तो इन दोनों को कंपेयर किया जाएगा, कितने सही रिजल्ट आए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगी, एक्यूरेसी मिल जाएगी। ठीक है, तो सभी मॉडल्स की एक्यूरेसी हमें यहाँ पे मिल गई। अब इन सबको मैं एक साथ रिजल्ट्स के अंदर डाल दूंगा, फिर प्रिंट कर दूंगा। तो मैंने लिखा रिजल्ट्स डॉट अपेंड और यहाँ पे मैंने हमारे मॉडल का नाम और एक्यूरेसी। ठीक है, सभी मॉडल की जो एक्यूरेसी है और सभी मॉडल का जो नाम है वो मैंने इसमें डाल दिया।
अब मैं इसको प्रिंट करवा के देख लूँगा, सब कुछ मेरा रिजल्ट्स के अंदर आ चुका है। ठीक है, अगर मैंने सब कुछ सही लिखा है, ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ। देखो इसमें स्केल्ड वाला डेटा दिया, एक्स ट्रेन स्केल्ड, और वाई ट्रेन यहाँ पे दिया हमने एक्स टेस्ट स्केल्ड, और यहाँ पे के एन एन लॉजिस्टिक रिग्रेशन एस वी एम, स्पेलिंग आपने जैसा ऊपर दिया है वैसा ही यहाँ पे लिखना। और यहाँ पे आपने दिया एक्स ट्रेन वाई ट्रेन विथआउट स्केलिंग वाला और एक्स टेस्ट। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो लूप से क्या होगा, सभी एल्गोरिथम को हमने एक साथ चेक कर लिया। नेक्स्ट हम इसको अगर प्रिंट करवाते हैं, तो डायरेक्ट अगर मैं प्रिंट करवाऊँ रिजल्ट्स अंडरस्कोर, रिजल्ट्स को मैंने प्रिंट करवा दिया, तो ये आप देख रहे हो रैंडम फॉरेस्ट, ये क्योंकि लिस्ट था तो लिस्ट के फॉर्म में आपको डिस्प्ले हो रहा है। रैंडम फॉरेस्ट का जो एक्यूरेसी आ रहा है वो 99 आ रहा है, 0.99545। डिसीजन ट्री 97, के एन एन 97। तो सबसे ज़्यादा जो आ रहा है वो है रैंडम फॉरेस्ट का, इसीलिए मैंने रैंडम फॉरेस्ट को यूज़ किया था। आप यहाँ पे इसको चेंज भी करके देख सकते हो, जैसे आपने यहाँ पे 500 यूज़ किया, पहले क्या आ रहा था देखो 99545। अब मैंने 500 करके, इस तरीके से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो आप, थोड़े से वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो। अब मैं चेक करता हूँ, तो देखो पहले 99545 था, उतना ही आ रहा है अभी भी। मैं थोड़ा और चेंज करके देखता हूँ, 300 किया, ठीक है, तो अभी थोड़ा सा कम हो गया, 318 हो गया। 99 ही है, मतलब 318, थोड़ा सा चेंज आया। ठीक है, तो इस तरीके से आप वैल्यूज़ को चेंज कर करके भी देख सकते हो। अगर थोड़ा सा एक्यूरेसी इंक्रीज हो रहा है तो आप उसको इंक्रीज करोगे। ठीक है, तो 99545 ये हम यूज़ कर लेंगे। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो बेस्ट मॉडल है वो रैंडम फॉरेस्ट वाला है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, एक इस हमारा जो रैंडम फॉरेस्ट है उसको हम यूज़ करेंगे। तो इसको हम हार्ड डिस्क में हमारे सेव करवा लेंगे, ताकि उस मॉडल को, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल को हम यूज़ कर पाएँ हमारे जेंगो एप्लीकेशन के अंदर। तो ये आपको समझ में आ गया, आपने अलग अलग एल्गोरिथम यूज़ किया और सबसे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको रैंडम फॉरेस्ट के थ्रू मिल रहा है। तो इसी को हम आगे यूज़ करने वाले हैं। तो आगे हम क्या करेंगे, इसको हार्ड डिस्क में सेव करवाएंगे, पिकल फाइल एक जनरेट करवा देंगे, और यहाँ पे भी हम चेक कर लेंगे, एक डमी डेटा हम प्रोवाइड करेंगे खुद से, और यहाँ पे टेस्ट करके भी देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।